नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पार्ट 2 है ये। किसका दिखा दूँ एक बार, फिर बोलोगे। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, चैप्टर नंबर 2, TR जैन वी के ओरी सर की बुक है। उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी शूटेड है, डल चुका है, देख लो। आगे बात करते हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वो धनी हो या निर्धन, विकसित हो या अविकसित, 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना दुनिया में हर देश को करना पड़ता है। तो अगर आप अपने देश में रह के गला फाड़ रहे हो कि ऐसे वैसे, पढ़ ले भाई, देख क्या है। तो टॉपिक क्या है? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। क्या समस्याएं दुनिया में हर जगह है? सबसे पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी समस्या, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए। एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में अकेला आ सकता है, और अगर किसी टीचर को लग गया गुस्सा तो ये अकेला पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आ सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का इकोनॉमिक्स के अंदर, और क्या करें। तो एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। बहुत सीखने वाली बात है, सुनना ध्यान से। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे कि लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि को पूरा किया जा सके। इस समस्या के उदय होने का प्रमुख कारण आवश्यकताओं की तुलना में साधन दुर्लभ होते हैं। देख लो क्या कह रहा है, इस समस्या का उदय हुआ क्यों ये परेशानी हमारे सामने आती है। इस समस्या के उदय होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन दुर्लभ होते हैं। ज़रूरतें ज़्यादा हैं आपकी, नहीं भर सकते पेट आपके घर वाले, नहीं दिला सकते बुलेट के साथ आईफोन भी। सीखो क्या उत्पादन करना चाहिए, सबसे बड़ा स्ट्रेस है ये। डिस्कस करते हैं। यह समस्या संसाधनों की आपतन की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। आपतन होता बांटने के तरीके से, एलोकेट करना, किसको कितनी आवश्यकता वो देना। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए कि उसका त्याग कर दिया जाए। अभी पता इसका जवाब आया नहीं, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। सबसे पहले सवाल क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, इसको पढ़ते हैं। और फिर कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। एक तो अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तो उसका जवाब रहेगा कि आप उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, यानी कि कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करेंगे, जैसे चीनी, कपड़ा, गेहूं, घी इत्यादि। मन में सवाल आता है कि सर ये उपभोक्ता वस्तुएं होती कौन सी हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका आप उनको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़रूरतों को सीधा सीधा सेटिस्फाई करते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, तो ये कैसी गुड्स है, उपभोक्ता वस्तु। आपको कपड़े थे, कपड़े पहन लिए, कहीं ऑफिस के लिए काम से आना था, कपड़े पहन लिए, बाइक से चले गए, गर्मी लग रही थी, पंखा चला लिया। तो जो वस्तुएं आपकी संतुष्टि को सीधा सीधा संतुष्ट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, उन वस्तुओं को हम उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो सवाल क्या था कि क्या उत्पादन किया जाए, या तो कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तु, या फिर किया जाए तथा कौन सी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं या फिर पूंजीगत वस्तुएं। अब उपभोक्ता वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं हम और आप जैसे लोग जो घरों में रहते हैं, और पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो इंडस्ट्रीज खोले बैठे हैं, जिनको उत्पादन और करना है। एग्जाम्पल के लिए मशीनें, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार यह चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी युद्धकालीन वस्तुएं, यानी कि जो वार के टाइम पे काम आती है, जैसे बंदूक, तोप, टैंक इत्यादि, या फिर शांतिकाल वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब ये डिपेंड करता है आपकी अर्थव्यवस्था में। अगर आपके देश में सब कुछ ओके है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो फिर आप वहाँ पे शांतिकालीन वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे कि भैया खाने को ब्रेड ला दो, मक्खन ला दो, चाय पी लो, ये सब। और अगर युद्धकालीन स्थिति है, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पे बंदूकें चाहिए, तोपें चाहिए, टैंक चाहिए, जो लड़ने के काम में आपके आ सकें।
तो सबसे पहला स्ट्रेस तो यही है कि क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा स्ट्रेस क्या है उस पर बात करूँ, कितनी मात्रा में किया जाए। जब एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि कौन सी वस्तुएं या सेवाओं को उत्पादन किया जाए, कंज्यूमर या फिर पूंजीगत, युद्धकालीन या फिर शांतिकालीन, उसके बाद क्या होता है, तो उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, मतलब पूंजीगत, उपभोक्ता, वॉर वाली, बिना वॉर वाली। जब ये डिसाइड हो जाए फिर ये डिसाइड करो कि कितना उत्पादन किया जाए। मानोगे? आगे डिस्कस करते हैं। यह निर्णय भी लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का, जैसे उसने कहा कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यह निर्णय भी लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय में अपने सीमित संसाधनों द्वारा कपड़े तथा गेहूं का अधिक उत्पादन करना चाहेगी तो उसे मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि जेब में इतना पैसा नहीं है कि मशीनों का भी उत्पादन हो जाए, कपड़ों का भी उत्पादन हो जाए, गेहूं का भी उत्पादन हो जाएगी। ये सबका नहीं, संभव नहीं है। तो ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। तो ये तो फिलहाल इतना डन है। अब जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैसे उत्पादन किया जाए। देखो वीडियो मर्जी है भाई 6-6, 7-7 मिनट की बना लो, या फिर ये तीनों टॉपिक्स हम एक साथ कवर कर लें। तो हम ना तीनों टॉपिक एक साथ कवर कर लें, आप रुक रुक के देख लेना कैसे उत्पादन किया जाए। ये एक अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य समस्या यह है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन की समस्या कैसे की जाए। ठीक है, उसका जवाब है इसका संबंध उत्पादन की टेक्निक से होता है। मतलब जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है का चुनाव। उदाहरण के लिए कपड़ों का उत्पादन हाथ कारीगरों की सहायता से हो या फिर आधुनिक मशीनों के माध्यम से, यानी कि आप यहाँ पे लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, जो श्रम होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, या फिर आप मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे। अब जैसे भारत देश के अंदर लेबर ज़्यादा होती है, लेबर सस्ती है, तो आप लेबर का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा करोगे। जापान जैसे देशों में मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ लेबर तुलना में कम होती है, तो वहाँ मशीनों का ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी आप ये भी देखोगे कि कौन सी आपको अफोर्डेबल पड़ती है, कौन सी आपको सस्ती पड़ती है, उसके हिसाब से भैया आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी टेक्निक चूज़ करनी है। ठीक, ओके। इस समस्या का संबंध साधनों के कुशल उपयोग से, देख रहे हो, जहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा वहाँ, इसका अर्थ है कि कम लागत पर अधिक उत्पादन। जहाँ कम पैसे खर्च करते हैं और आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, उस प्रकार की तकनीक का उत्पादन करो, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। लिखा हुआ है 2 तकनीक हैं, पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि पहला श्रम प्रधान है और दूसरा पूंजी प्रधान है। ठीक है, ओके। चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? उत्पादन पर प्रभाव उत्पादन की लागत, तकनीक की उपलब्धता आदि से होता है। तो समझो, जो आपको अफोर्डेबल पड़े, जो कम से कम कीमत में आपको अधिक से अधिक लाभ कमाने की हिम्मत दे सके, उस तकनीक का आप इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ये पढ़ने वाली बात है। कैसे उत्पादन किया जाए वास्तव में तकनीक के चुनाव की समस्या है। अगर आप ये लिख देते हो उसमें तो भी काम चल जाएगा। भारत जैसे देशों में इससे अभिप्राय श्रम प्रधान तकनीक तथा पूंजी प्रधान तकनीक में चुनाव करने से है। श्रम प्रधान तकनीक के फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो रोजगार भी पैदा करना पड़ेगा। जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में फलस्वरूप कुशलता में वृद्धि, यानी कि समृद्धि की उच्च दर होती है। अब वो कहता है कि कुशलता में वृद्धि क्या है। देखो, यहाँ पे रोजगार में ज़्यादा फायदा होगा, प्रोडक्शन तो यहाँ भी होगी, और यहाँ पे आप कम समय में कम लेबर का इस्तेमाल करके उत्पादन ज़्यादा कर पाओगे। इसलिए रोजगार तथा कुशलता के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हमें तो दोनों का इस्तेमाल करना है, हमें तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है और दूसरा हमें प्रोडक्शन भी बढ़ा के रखेंगे, तो दोनों का इस्तेमाल हमारे देश में तो होता है। बट अगर कोई पूछे ज़्यादा किसका है, तो आप उसको बोलो कि जो सस्ती पड़े। भारत में लेबर सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मशीनों का भी होता है लेकिन तुलनात्मक कम होता है। पढ़ाने मैं जाऊँगा 8:25 पे पहुँचना। ये वीडियो बना लूँ फिर नहा के निकल जाऊँगा। किसके लिए उत्पादन किया जाए? तो 2 प्रकार के लोग हैं, पैसे वाले, गरीब लोग।
सीमित संसाधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वंचित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। अब बोलो जी 140 करोड़ सबके लिए उनकी इच्छाओं के हिसाब से चीज़ें बनाओ, संभव ही नहीं है। अब कोई बोले ना नहीं ये भी हमें तो चाहिए, अरे भाई पढ़ो, इसलिए कहते हैं इसे आगे पढ़ो। व्यापक रूप से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो लोग हैं, पैसे वाले, गरीब। यदि उत्पादन निर्धन वर्गों के लोगों के लिए किया जाता है तो उसमें सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई इस देश में गरीबों को ध्यान में रखते हुए उनके आवश्यकताओं की चीज़ों को ज़्यादा बनाया जाता है ताकि सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण ज़्यादा हो सके। इसमें असमानता में कमी होती है अथवा समानताओं को प्रोत्साहित मिलता है। असमानता देखो, जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म होती है और समानता में को प्रोत्साहन मिलता है, परंतु ऐसा करने की एक छुपी हुई लागत होती है। निर्धन वर्गों के लिए उत्पादन करने पर उत्पादनों को लाभ में कमी होती है। अगर आप गरीबों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, सोचना चाहिए, तो आप वहाँ प्रॉफिट की उम्मीद ना करें, वहाँ प्रॉफिट कम होता है। कम लाभ का अर्थ है निम्न निवेश, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि निम्न होगी। अगर आप बोलो कि नहीं जी गरीबों को ध्यान रखो, तो फिर ये मत गला फाड़ना कि देश की तरक्की नहीं हो रही, सही है, क्योंकि फिर वहाँ पे आप प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं कर रहे हो। तो साफ साफ कहता है कि जीडीपी में समृद्धि, जो ग्रोथ होगी वो बहुत लिमिटेड होगी। इस कारण अर्थव्यवस्था में आने वाले लंबे समय तक पिछड़ी हुई रहेगी। देख लो, अगर सिर्फ गरीबों के लिए बनाते रहे तो आपकी अर्थव्यवस्था भी पीछे रहेगी। सामाजिक कल्याण अपनी जगह सही है, तो आपको बैलेंस करना होता है। इसलिए समाज समानता अथवा सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि के माध्यम चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक समानता अथवा न्याय, सरल घरेलू उत्पाद की समृद्धि आदि, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको उन्होंने और समझाया। क्या कहता है ये? अन्य समस्याएं अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, जैसे भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, कुछ हैं जो अंडर डेवलप्ड है, एक कुछ है हम डेवलपिंग हैं, कुछ हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, फ़र्क है तीनों में। भारत जैसी अभी कहते हैं अविकसित, ये तो पागल है बुक वाला। हम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे है और धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ ना करो तो भी गाली, ग्रोथ करो तो भी गाली, वापस से सबका पेट नहीं भरा जा सकता। के संदर्भ में दो अन्य समस्याओं बताई गई इस प्रकार, जैसे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे करें। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो संसाधन है आप उनका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, संसाधनों की समृद्धि कैसे, यानी कि ग्रोथ कैसे हो उन्हीं रिसोर्सेज, क्योंकि देखो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज तो और भी लिमिटेड है। एक टाइम के बाद सब चीज़ें खत्म होंगी, तब क्या करोगे। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। संसाधन के अल्प प्रयोग का अर्थ है कि किसी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। यह समस्या की बेरोजगारी से संबंधित समस्या है, जैसे भारत जैसे अविकसित अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्या है जब संसाधन का अल्प प्रयोग नहीं होता। सिंपल सी बात भाई ये समझो कि अगर आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप कम समय में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, आप कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, ये सीखना पड़ेगा हमें। दूसरी बात क्या कहते हैं, संसाधनों की समृद्धि कैसे हो। संसाधनों की समृद्धि की समस्या अप्रयुक्त यानी कि अनटैप्ड या एसोसिएट अनएक्सप्लॉइटेड संसाधनों की समस्या संबंधित है। तकनीक के प्रभाव के कारण, जैसे प्राकृतिक गैस, तेल या खनिज की एक बड़ी मात्रा अविकसित देशों के लिए उपयुक्त रहती है, तद अनुसार संसाधन आधार निम्न रहता है। संसाधनों की अल्प प्रयोग की भांति इसके कारण भी सकल घरेलू उत्पाद का स्तर कम होता है। अब जैसे वो ले लो, आप अरब कंट्रीज़ ले लो। अरब कंट्रीज़ के बाद प्राकृतिक संसाधन है, वो डेवलप्ड अर्थव्यवस्था नहीं है, वो विकसित नहीं है, वो सिर्फ रिच हैं, पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास वो अभी संसाधन हैं जो बहुत रेयर हैं, दुनिया में बहुत कम हैं, उनको बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन वो ख़त्म, हालत ख़राब होनी है, देख लेना। ठीक है, क्या टॉपिक डन होता है यहाँ पे? जी हाँ, टॉपिक फ़िलहाल हमारा डन होता है। आप ये पढ़ सकते हो। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ी एक एक करके। वीडियो के लिए धन्यवाद। यहाँ से शूट करेंगे हम लोग अपना पार्ट नंबर 3।